हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीर एंकर्स। वीर एंकर्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट होंगे और जो भी प्रिपरेशन के मोड में होंगे, उनका प्रिपरेशन मोड हमेशा ऑन रहना चाहिए। और अब तो कोरोना भी शायद हार गया है और स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा, ये तय हो चुका है। और जब हम बात करें एमपी जुडिशरी की, तो एमपी जुडिशरी का डेट आ गया है फाइनली। और स्टूडेंट्स कब से वेट कर रहे थे कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा। और कई बार मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाता है फॉर्म भरने के बाद, अगर बहुत डेट नहीं आता है तो अभी तो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही फुल्ली मोटिवेटेड होंगे और उनकी प्रिपरेशन में तो कहो तो शायद 4 चांद भी लग गए होंगे। और बहुत सबसे तो अच्छी बात यह भी है कि आपको सेंटर्स भी कन्वीनियंस पे अलॉट हो रहा है आपके। और आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा कुछ मेरा भी योगदान हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊं कि लास्ट मिनट में, जैसे लास्ट मिनट बोले तो भी हमारे पास अगर हम देखें तो लगभग मान के चलिए आपके पास 20 दिन, आप मान के चलिए कि आपके पास और है 20 दिन। आप यही कैलकुलेट करिए कि 20 दिन आपके पास है। उसमें कई दिन ऐसे होंगे जिसमें कि आप अपने आप को बहुत डीमोटिवेटेड भी फील कर रहे होंगे, लो फील करने लग जाते होंगे। तो आप अपने पास 20 डेज मान के चलिए, 20 से 25 डेज। इन 25 डेज में ऐसा क्या करें जिससे कि जितनी भी प्रिपरेशन हमने अभी तक करी है, जितना भी हमने पढ़ाई किया है, वो और बेहतर हो सके। देखिए, एमपी जुडिशरी का सबसे अच्छी बात यह कि हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम कैटेगराइज करें सिलेबस को, तो आप सभी लोगों को पता है कि सब कुछ कैटेगराइज्ड है। अगर हम सबसे पहले बात करें संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो ये क्लियर है 2017 के बाद से कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो 15 क्वेश्चंस आएंगे। और 15 क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, क्योंकि एक्यूरेसी का गेम है ये। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा और सही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मेरिट हाई जाती है। और जब मेरिट हाई जाती है तो हमें बहुत परफेक्शन के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और ज्यादा कोशिश ये करना होता है कि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। तो हमें स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर 150 क्वेश्चंस है तो 150 क्वेश्चन में देखना है कि हमें लॉ कैसे करना है, जीएस कितना करना है। जीएस अगर 20 मार्क्स का है, कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, इंग्लिश भी 10 मार्क्स का है, तो किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होगी। तो अगर हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो है 15 क्वेश्चन आता है। अब उस 15 क्वेश्चन को हम अगर प्रीवियस ईयर देखें, क्योंकि 2017 से पहले जो था ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी अगर हम उस ट्रेंड को भी देखें, पुराने ट्रेंड में सिलेबस तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल रहे हैं। अगर हम ट्रेंड को देखें तो कैसा ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ट्रेंड में क्या फॉलो हो रहा है कि आप देखो कि आपसे हमेशा जैसे कुछ सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट हुआ, ऐसे करके क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। फाइनली कब एडॉप्ट हुआ, इससे रिलेटेड हर बार लगभग क्वेश्चंस आ रहा है। अगर हम 3 साल का पेपर देखें 17 से लेके 19 तक का, तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन रिपीट होगा। जैसे मैंने देखा कि क्वेश्चन पूछा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो कहाँ, किस फोरम के पास हम जाएंगे। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया इन 3 साल के तहत ही। तो आपको ये देखना है कि हर बार ट्रेंड कैसा फॉलो हो रहा है। तो आप अगर देखिए तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, उससे हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चंस तो आप मान के चलिए, इनफैक्ट आप 4 मान के चलिए। फंडामेंटल राइट्स के लेटेस्ट लैंडमार्क अमेंडमेंट और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उनसे भी हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। और जो लैंडमार्क जजमेंट है उनसे भी कई लगभग 1-2 जजमेंट्स पूछे जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो प्रेसिडेंट को अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर को भी, अगर हम यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव को देखें तो आर्टिकल 52 से 58, आर्टिकल 123, बेसिकली 52 से 58। देन अगर हम गवर्नर की बात करें तो 153 से 167 पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। जैसे उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, इस तरह की जो पावर्स है प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट क्या कैसा पावर एंजॉय करता है, गवर्नर के क्या पावर्स है, इनका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अगर हम प्रेसिडेंट का देखें तो 123, गवर्नर का देखें तो आर्टिकल 230। ये जनरली पूछे जा रहे हैं सवाल, और ये ऐसे सवाल हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, चाहे एमपी हो और चाहे और भी स्टेट का प्रिलिमिनरी एग्जाम हो, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी जुडिशियल
जुडिशरी का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो लगभग मनी बिल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आर्टिकल 105 से भी डिस्क्वालिफिकेशंस वाले भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। आगे बढ़िए तो फिर आपको हर बार प्रेसिडेंट उससे क्या बोलते हैं अमेंडमेंट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अमेंडमेंट के अलावा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से, म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9 ए से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो शेड्यूल्स कितने हैं, कौन सा शेड्यूल एंटी डिफेक्शन कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है, या कितने शेड्यूल ओरिजिनली थे, लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में, इस तरह के जो क्वेश्चंस जनरली आप पढ़ते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, इससे बहुत फ्रीक्वेंट सवाल बनते हैं क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं इससे। तो ये सारा पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। 15 क्वेश्चंस में से कम आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि आप उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन सही करें। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, अगर आपके पास आप सभी के पास आपका अपना बेयर एक्ट होगा, आप बेयर एक्ट उठाइए, आप प्रियम्बल से स्टार्ट करिए और अपना सेग्रीगेट कर दीजिए कि प्रियम्बल से हमें ये क्वेश्चन बनता है। जैसे इंटीग्रिटी कौन से ईयर में ऐड हुआ, या कितनी बार प्रियम्बल अभी तक अमेंड हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस आप बेयर एक्ट उठाइए और बेयर एक्ट से आप स्टार्ट करिए करना। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का उठाया तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी पार्ट्स में डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करिए, और आपके पास कोई भी जो बुक्स पढ़ी हुई है और जितना भी एमपी का प्रीवियस ईयर है, चाहे 17 से पहले का भी हो, लेकिन आपको सारे प्रीवियस ईयर करने हैं। प्रीवियस ईयर करने से आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस का पता चल जाता है, और जब नेचर ऑफ क्वेश्चंस का पता चल जाता है तो आपका दिमाग भी बहुत सेट हो जाता है, और जब हम क्वेश्चंस करते हैं और हमारे आंसर सही निकलते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं सीपीसी। अब सीपीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जब हम 15 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि अब सीपीसी तो सुनते ही ऐसा लगता है कई स्टूडेंट्स को कि इतना भारी सा सब्जेक्ट है, इतने सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, इतने ऑर्डर्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़े जाएंगे। तो देखिए हर ऑर्डर में इतने रूल्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर ऑर्डर के हर रूल इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ स्टूडेंट आपको बहुत स्मार्ट चॉइस करना पड़ेगा, आपको बहुत स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो सेक्शंस में भी कौन कौन से सेक्शंस पे हमको ज्यादा एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना है। अगर हम रिवाइज करने आपको हल्का सा मैं बताने की कोशिश करूंगी, तो अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद वो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है जिससे कि सीपीसी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या है, सीपीसी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बट स्टिल नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए आपको एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम सेक्शंस में आएंगे, सेक्शंस में 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जजमेंट डेटर क्या, जजमेंट डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट, ऑर्डर कहां पे दिया हुआ है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मीन प्रॉफिट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिग्री में आपको प्रिलिमिनरी डिग्री कौन कौन से केसेस में पास हो सकती है, किस किस सिचुएशन में प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ऑर्डर 20 के रूल 12, 13, 14, 16 में आपको प्रिलिमिनरी डिग्री की बात की गई है, ऑर्डर 34 में भी बात की गई है। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रिलिमिनरी डिग्री में कौन कौन से पढ़ने हैं। फिर सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट, 6 इंपॉर्टेंट है आपका। फिर उसके बाद प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट आता है, उसके साथ हमें कौन से ऑर्डर्स पढ़ने हैं। प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट के साथ हमें ऑर्डर 50 पढ़ना है, प्रेसिडेंसी के साथ हमें ऑर्डर 51 पढ़ना है। फिर हमें कनेक्शन ड्रॉ करना है, क्योंकि हम क्विक रिवाइज करेंगे, तो क्विकली रिवाइज करते हैं तो हमें बहुत सारे कनेक्शन ड्रॉ करने पड़ते हैं। अब सेक्शन 9 से हम अगर स्टार्ट करें तो सेक्शन 9 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो सिविल सूट की बात करता है। सिविल सूट में डिक्री सिविल सूट की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा सिविल सूट है, कौन सा सिविल सूट नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। रेस्ट सब जुडिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। रेस्ट सब जुडिस का एक्सप्लेनेशन को भी आपको फोकस करना है कि पेंडेंसी ऑफ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट से क्या आप इंडिया में सूट का बार्ड है या नहीं बार्ड है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार क्वेश्चन पेंडेंसी ऑफ सूट इन सुप्रीम कोर्ट वाला जो इशू होता है उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। रेस जुडिकाटा का बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस जुडिकाटा में आप एक्सप्लेनेशन उसका 4 और एक्सप्लेनेशन 6, एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, एक्सप्लेनेशन 6 आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको कि आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। 13 फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट आप जब पढ़ते हैं तो एविडेंस एक्ट के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ता है कि भाई एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट को कैसा प्रिजम्पशन मानते हैं, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर
आपको सेक्शन 24-25 तक ये सब कुछ पढ़ना है। 26 के बाद भी, 26 में जब आप पढ़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के साथ ऑर्डर 4 पढ़ना है आपको। अब बारी आती है फिर आपका नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन वाले सेक्शंस है। अब एग्जीक्यूशन वाले सेक्शन में मैंने प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पावर्स को पूछते हैं कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री के बियॉन्ड जा सकता है कि नहीं, डिक्री तक रहना है, या एग्जीक्यूशन जो कोर्ट करता है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के इश्यूज को डिसाइड कर सकता है कि नहीं, या किस तरह से जब एग्जीक्यूशन होता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है एसेट्स का, वो भी आपको देखना है। ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कमीशन से हर बार लगभग क्वेश्चंस आते हैं, कमीशन के साथ हमें कौन से ऑर्डर पढ़ने हैं ये आप देखिए। फिर आपको नोटिस से रिलेटेड कौन से ऑर्डर्स पढ़ने हैं, नोटिस आपको पढ़ना है, आप नोटिस के साथ आप ऑर्डर क्लब कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्लबिंग करके बहुत अपने प्रिपरेशन को बहुत स्मार्टली डिसाइड करना है। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो केवीएट से क्वेश्चंस आ रहा है, 148A से आ रहा है क्वेश्चन, क्या होता है रेस्टिट्यूशन, क्या होता है। अब कई बार सवाल आता है कि अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है तो वो डिक्री है कि नहीं, रेस्टिट्यूशन में जो ऑर्डर पास होता है अंडर सेक्शन 144 वो डिक्री है कि नहीं, तो ये दोनों डिक्री है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 151 इनहेरेंट पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी सवाल आता है कि क्या इनहेरेंट पावर कब हम एक्सरसाइज करते हैं, एंड ऑफ जस्टिस, प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट में करते हैं अंडर सेक्शन 151। सारे सिविल कोर्ट्स के पास इनहेरेंट होता है, क्रिमिनल कोर्ट में जैसे अगर हम देखें तो सिर्फ हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको दिमाग में अपने फिट करना होगा। जैसे क्लर्कियल और अर्थमेटिकल मिस्टेक होता है तो क्या कोई जजमेंट डिग्री और ऑर्डर रिवर्स हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। और जनरल पावर जनरली हम कब अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो ये दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम ऑर्डर में आ जाए, अगर हम ऑर्डर 1 से देखें, क्विकली देखें, तो ऑर्डर 1 में कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑर्डर 1 का रूल 8, ऑर्डर 1 का रूल 10, ये सब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ऑर्डर 2 का रूल 2, ऑर्डर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 5 में जो सम्मन होता है वो सम्मन में रूल 9 और 9 है, जो 10वीं सम्मन है वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 6 में चले तो प्लीडिंग जो है हमारा, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, वेरिफिकेशन, साइन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 7 में हम प्लेंट की बात करें तो रिटर्न ऑफ प्लेंट, प्लेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, प्लेंट में आप फैक्ट इंक्लूड करते हैं, लॉ इंक्लूड करते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रिटर्न ऑफ प्लेंट होता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ग्राउंड्स पे बहुत ध्यान रखना है। कुछ नए ग्राउंड है जो 2002 में जुड़े हुए हैं, उन ग्राउंड्स पे आपको फोकस करना है। देन ऑर्डर 8 में आए तो अगर ऑर्डर 8 की हम बात करें तो ऑर्डर 8 में आपको रिटन स्टेटमेंट आप कितने दिन में फाइल कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं रिटन स्टेटमेंट को। फिर सेट ऑफ कैसे होता है, जो काउंटर क्लेम होता है वो डिफेंडेंट का, उसको प्लेंट मानते हैं कि नहीं, उस काउंटर क्लेम पे क्या फाइल होता है, उस काउंटर क्लेम पे जो प्लेंटिफ होता है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये क्वेश्चन का ट्रेंड और क्वेश्चन का जो नेचर है ना वो थोड़ा सा बदल रहा है। तो उसमें आपको बेरग को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और ऐसा भी नहीं पढ़ना कि हर रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्डर 9 अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं हर बार और ये इंपॉर्टेंट है। आपका एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है, इसमें रेस्टोरेशन का है, वो भी आपके हर बार पूछा जा रहा है। ऑर्डर 10 से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ आपके जो क्या बोल आर्बिट्रेशन वाले, जो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन के लिए जो सेक्शन है, सेक्शन 89, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटरप्लीडर सूट के सेक्शन 88 के साथ आपका ऑर्डर 35 क्लब करके पूछ रहे हैं किस केस में इंटरप्लीडर सूट, कौन से ऑर्डर में इंटरप्लीडर सूट आता है, या जो उसके इलस्ट्रेशंस है उस पर फोकस हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि सारे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो ऑर्डर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फैमिली मैटर का जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 32 पे आपको फोकस करना है, जितने भी उसके रूल्स दिए हुए हैं, कौन नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है, कौन गार्जियन हो सकता है, गार्जियंस की क्या लाइबिलिटीज होती है, नेक्स्ट फ्रेंड की क्या लाइबिलिटी होती है, नेक्स्ट फ्रेंड कब रिटायर होता है, माइनर क्या इलेक्ट करता है मेजोरिटी में आने के बाद कि वो सूट को कंटिन्यू करेगा, रेप्यूटेट करेगा, क्या करेगा, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑर्डर 32 है क्या वो अनसाउंड पर्सन के ऊपर भी लगता है, तो उसके लिए भी हमारे पास रूल दिया हुआ है। ऑर्डर 33 इंपॉर्टेंट है, इंडिजेंट पर्सन। ऑर्डर 37 इंपॉर्टेंट है, समरी सूट। ऑर्डर 38 आपको पढ़ना है। ऑर्डर 39 आपको टेम्परेरी इंजंक्शन पढ़ना है। देन आपको रिसीवर पढ़ना है।
ऑर्डर 40 आपको पढ़ना है, ऑर्डर 40 में आपको सिर्फ 5 रूल्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपको सेग्रीगेट करना है। अगर अपील का हम देखें तो 96 से लेके अगर हम 112 तक की बात करें तो 112 तक आपको अपील में कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं। वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सेकेंड अपील होता है सेक्शन 100, उस पे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर देखेंगे और उससे आपको ट्रेंड पता चलेगा और आपको मालूम चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सीपीसी को भी लेके इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सवाल 15 मार्क्स का है। उसी तरह से सीआरपीसी है, वो भी 15 मार्क्स का है। सीआरपीसी में भी आपको इसी तरह से सेग्रीगेशन करना है कि अगर हम ये देखें कि हमें 1 से लेके 153 तक कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत, जैसे आपका बेलेबल नॉन बेलेबल कहाँ है, 2 में कहाँ पे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ डिफाइंड है, इंक्वायरी कहाँ डिफाइंड है, विक्टिम की परिभाषा कब जोड़ी गई है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन कौन स्टैब्लिश करता है, कोर्ट ऑफ सेशन की कमिटल प्रोसीडिंग कहाँ कहाँ दी हुई है 209323 में, और कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 9 में दिया हुआ है। उसके बाद आपके मजिस्ट्रेट के पावर्स कितने हैं, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपका। उसके बाद आपके सेक्शन 133 पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है। हर बार आपको मेंटेनेंस प्रोसीडिंग पे फोकस करना है कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग 125 से 128 तक में कौन कौन सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस होता है ये कौन कौन मांग सकता है, और जो ये मेंटेनेंस है ये इसके लेटेस्ट केस लॉज कौन से है, कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपका क्वेश्चन सिक्योरिटी से भी आ रहा है। सेक्शन 106 से जो 110 तक बेसिकली जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उस पे भी केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह के जो सेक्शन है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप 154 से लेकर 172 इन्वेस्टिगेशन ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ये इग्नोर नहीं कर सकते आप इन्वेस्टिगेशन के लेटेस्ट केसेस पढ़ने हैं। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो गाइडलाइंस आई हुई है वो पढ़ना है आपको, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लैंडमार्क है और आपने पढ़ा भी होगा। इन सेक्शंस को बहुत फोकस करना है। तो जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको लगभग जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो सारे कवर करने हैं, क्योंकि आपको उसमें आप किसी भी केस में 15 में से कम आपको 12 से 13 क्वेश्चन सही करने हैं। 12 आपका टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि ये सब मेजर लॉ के पेपर्स है और आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं और गलती इसमें हुई तो दिक्कत है, क्योंकि जनरल नॉलेज के पेपर में हमें पता नहीं कि हमें क्या आने वाला है। लेकिन जो ट्रेंड है वो ये कह रहा है कि किसको नोबेल पीस प्राइज मिला, किस ये जैसे अगर मैं बात करूं तो ज्ञानपीठ अवार्ड किस चीज के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में मिलता है, अटल बिहारी वाजपेयी को कितनी बार भारत रत्न से नवाजा गया है, या किसको सबसे पहली बार फांसी पे चढ़ाया गया था, कौन से फ्रीडम फाइटर पे। कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम 20 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें जनरल नॉलेज में तो कुछ स्टैटिक आ रहा है और कुछ बहुत रीसेंट और बहुत, अगर आप अखबार पढ़े होंगे पिछले 6-7 महीने में तो आपको उन खबर की नॉलेज होगी। और अभी भी कुछ नहीं हुआ, अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा है तो आप कोई भी 6 to 8 मंथ का अगर कोई प्रतियोगिता दर्पण भी आपको मिलती है तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो करंट का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। जो कुछ स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन के लिए आप अगर टाइम हो आपके पास और आपने पहले कभी पढ़ा हो तो आप लूसेंट भी देख सकते हैं। पहली महिला कौन है, पहले पुरुष कौन थे जो एस्ट्रोनॉट थे, या पहली महिला कौन सी एस्ट्रोनॉट थी, पहली बार क्या बोलते हैं पुलित्जर प्राइज किसको मिला था। इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट, ये बहुत डिसाइसिव है। 20 मार्क्स में से आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 12-13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन सही करने हैं, जो कि सही किया जा सकता है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये सब बड़े जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं और एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट भी और एज अ जैसे आप ग्रेजुएट भी हैं, हम सब लोग डबल ग्रेजुएट है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस तो हमें आते ही होंगे। और जब कभी ऐसे क्वेश्चंस ना आए और 2 ऑप्शन तो आप एकदम आराम से हटा सकते हैं। जो 2 ऑप्शन बचता है उसमें बहुत जो क्लोज ऑप्शन होता है, जो आपको लगे पहली बार में कि हाँ ये सही है, तो वही आंसर सही होता है लगभग। ये एक सिर्फ इसको सिंपल सी एक ट्रिक कही जा सकती है, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा ट्रिक जो है खुद के केसेस में सही हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है लैंग्वेज के पेपर की। 10 नंबर होता है लैंग्वेज के पेपर में। बाकी जो लॉज है जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट वो 15 मार्क्स का है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट में आप किस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो रेलेवेंसी का सेक्शन हो 5 से लेके 55 तक, चाहे रेलेवेंसी के बाद का हो, सेक्शन 59 हो, प्राइमरी एविडेंस हो, सेकेंडरी एविडेंस हो, प्रिजम्पशंस हो, प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, प्रिजम्पशन एज टू द पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हम बात करें अटेस्टेशन की तो 68 से लेके 72 तक अटेस्टेशन से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है, कब कब लाई करता है, कौन सा शिफ्टिंग बर्डन है, कौन सा शिफ्टिंग बर्डन नहीं है।
107 से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 108 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हर बार 112 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस से रिलेटेड, या सेक्शन 167 से रिलेटेड, 165, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बेयर एक्ट बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल, अगर कोई जजमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, या कोई लेटेस्ट या कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, तो ऐसा बहुत सारा प्रोविजन है जो आपको बेयर एक्ट में ही मिलेगा। आपको बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है। आप एक बार पढ़िए और ट्राई टू कनेक्ट इट विद सम अदर एक्ट। जैसे अगर आप कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं जो आपको लगता है, जैसे मैंने आपको सीपीसी बताया अभी कि प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट, तो प्रिजम्पशन, जैसे ही प्रिजम्पशन की बात होती है, दिमाग एविडेंस एक्ट की तरफ इंक्लाइन होता है कि एविडेंस में प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट क्या है। तो जब कभी भी कोर्ट के सामने कोई सर्टिफाइड कॉपी प्रेजेंट की जाती है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्युइन। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका रिबर्टल नहीं हो सकता, इट कैन बी रिबर्टेड अगर आप प्रूव कर देते हैं, ग्राउंड्स दिया हुआ है, जो जिस ग्राउंड पे रिबर्टल पॉसिबल है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप खुद ही क्लासिफाई कर पाते हैं कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें 1 से 75 तक, तो ऑफर से सवाल बनता है, एक्सेप्टेंस से क्वेश्चन बनता है, कंसिडरेशन से क्वेश्चन बनता है, नोवेशन से क्वेश्चन बनता है, आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, एंटिसिपेटरी हो या उसके बाद का ब्रीच हो, परफॉर्मेंस ना करने का ब्रीच हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका सेक्शन 75 से क्वेश्चंस बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेशन आप इग्नोर नहीं कर सकते, सेक्शन 76 आप इग्नोर नहीं कर सकते, माइनर आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेक्शन 10 को सेक्शन 68 के साथ आप पढ़ सकते हैं कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन अगर कोई नेसेसरी आप सप्लाई करते हैं माइनर को, तो डेफिनेटली वो माइनर की प्रॉपर्टी से कोर्ट रिकवर कर सकता है। उसी तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं सीपीसी के ऑर्डर 32 के साथ कि मान लीजिए कोर्ट ने किसी गार्जियन को अपॉइंट किया, और गार्जियन को अपॉइंट किया, और कोई गार्जियन जिसको अपॉइंट किया, ही वांट्स टू क्विट दैट पोजीशन, वो नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहता है। अब कोर्ट के पास क्या चॉइस है? कोर्ट के पास चॉइस है, किसी ना किसी को गार्जियन अपॉइंट करेगा। अब कोर्ट ने किसी कोर्ट ऑफिसर को गार्जियन अपॉइंट किया, तो जो गार्जियन कोर्ट अपॉइंट करता है, जो उसका खर्चा वर्चा होता है, वो जितना भी कॉस्ट वगैरह जो फर्निश करना होता है, ये सारा जो होता है वो माइनर की प्रॉपर्टी से कोर्ट रिकवर कर लेता है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर हम माइनर के साथ सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो आपके दिमाग में जैसे ही माइनर की बात हो, वैसे आपके दिमाग में मोहरी बीबी घूमना चाहिए। राइट, आपके दिमाग में अगर मोहरी बीबी नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब आपने अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। तो वहां से आपने सेक्शन 68 कनेक्ट किया, उसी के साथ आपने सेक्शन ऑर्डर 32 भी कनेक्ट किया माइनर के साथ। अब आपने फ्रस्ट्रेशन पढ़ा, तो फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56 पढ़ी, और सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनी राम नहीं आपको याद हो, तो फिर अभी आपको पढ़ाई और करनी है। फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका डी एग्जाम है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए ये डी एग्जाम होगा, उनका डी डे होगा, और वो बहुत बेसब्री से इस एग्जाम का वेट कर रहे होंगे। अब उसी तरह से टीपीए है। अब टीपीए में आप कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं मिस कर सकते, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस हो, डॉक्ट्रिन ऑफ एकोमोलेशन हो, अनबॉर्न पर्सन के कुछ राइट्स हो, या सेक्शन 5 हो, सेक्शन 6 में दिए हुए कुछ प्रोविजंस हो, पार्ट परफॉर्मेंस हो, लीज हो, मॉर्टगेज हो, एक्सचेंज हो, इनके क्वेश्चंस आप इग्नोर नहीं कर सकते। इवन गिफ्ट के क्वेश्चंस आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको क्या, आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको सिर्फ उसको क्विकली रिवाइज करना है, और अपने दिमाग में एक क्रोनोलॉजी फिक्स करनी है। वो क्रोनोलॉजी कुछ इस हिसाब से होगी जैसे कि आपने किसी ने कुछ बोला, वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर रहा है। 20 दिन अभी बहुत टाइम है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर नहीं है। जो फर्स्ट टाइमर होता है उसको सोचने की जरूरत है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, अब आपको कंसोलिडेट करना है। और जब कंसोलिडेट हम करते हैं, तो हम कुछ अपना ही एक ट्रिक निकालते हैं। मैं कोई वैसा बोलता है कि इन्होंने ये ट्रिक बता दिया और इससे मैंने ये चीज सीख लिया। देखिए, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो दैट इज गुड, आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जिस दिन ये टेक्निक आप अपना लेंगे, कोई भी जुडिशियल एस्पिरेंट हो, फर्स्ट टाइमर हो, रिपीटर हो, कि आपको अपना टेक्निक खुद इवॉल्व करना है। जिस दिन हमने अपना टेक्निक खुद इवॉल्व कर लिया, तो वो चीजें हमारे दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाती हैं, फिर वो नहीं हिलेगा, फिर वो कोई हिला भी नहीं सकता। राइट, आप इस चीज को अपना के देखिएगा। अगर आप कोई बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप अपने रूल्स बना, कुछ ऐसी कहानी बना लीजिए जिससे आपको सारे प्रोविजंस याद हो जाएंगे, और उस दिन जिस दिन आपने ये कर लिया ना, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ की बात करें तो 4 क्वेश्चंस आता है, बड़ा स्पेसिफिक है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 634 से हर बार क्वेश्चंस आते हैं और आपको वो करना है।
लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में भी ऐसे करना। अब एकोमोडेशन और रेवेन्यू की बात करें तो एकोमोडेशन और रेवेन्यू में कुछ सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। थोड़ा सा बड़ा है एक्ट, लेकिन अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आप सेग्रीगेट कर पाएंगे प्रीवियस ईयर देख के भी कि हमें कौन कौन से प्रोविजंस पढ़ने हैं। जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि जनरल नॉलेज अपने आप में बहुत वास्ट है। आपके पास अगर समय हो, आपने प्रीवियसली पढ़ा हो तो आप एमपी के कुछ लोकल फैक्ट्स हैं, जैसे कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, ये जो डायनेस्टी है वो एमपी की, वो कौन, ये जो कोई चोला डायनेस्टी है वो कहाँ की है, इस तरह के कुछ खजुराहो टेम्पल है वो कहाँ लोकेटेड है, कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, जो भी कुछ पिक्युलर फैक्ट्स एमपी से रिलेटेड उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको कि हम एमपी का जनरल नॉलेज बोलते हैं। इसी के साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो बहुत बेसिक्स होता है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, बड़ा बेसिक होता है। और जब कुछ चीज बेसिक होता है तो उसमें हमें आंसर लगभग आता है, या तो नहीं आएगा या तो आएगा, या तो कई बार ऐसा होगा कि ऐसा नहीं, कभी सुना ही नहीं होगा, लगभग आता है। ऐसी स्थिति में दो आंसर को तो बिल्कुल गलत होगा, और जो दो सही होगा उसमें से, ये आउट ऑफ द कोर्स बता रही हूं एज अ स्टूडेंट, जो उसमें से पहली बार दिमाग में आपके क्लिक करे तो वही आंसर सही है। ऐसा ट्रिक मैं आपको सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ, ऐसा ट्रिक सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए बोल रही हूँ जहां आप फंस जाइएगा और लगेगा यार इसको ट्राई कर लेते हैं, तो ये वाली ट्रिक आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर के इस 10 क्वेश्चन को बड़ा स्मार्टली प्रिपेयर किया जा सकता है, और आज तो ये जमाना ही कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के युग में पैदा हुए लोग हैं, और बहुत सारी बेसिक चीजें जो हैं हमें कंप्यूटर की आती हैं। थोड़ी बहुत अगर नहीं भी आती होंगी तो लूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, या कुछ ऐसे वन लाइनर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, वो आप रीड कर लेंगे तो उससे आप 10 में से 5, 6, 7 तो कर सकते हैं। लास्ट मैं अपनी बात को इंग्लिश के साथ खत्म करूंगी। इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा कि आपको कुछ टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 10 में से, तो जो आप लगभग कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स होगा जो आपको एकदम आता होगा, कुछ जो नहीं आता होगा वो बिल्कुल नहीं आता होगा। और देखिए एक बात और, मेरी जर्नी एज अ स्टूडेंट टू एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट से लेके अब मेंटोर में कन्वर्ट हुई है, तो ये बात तो मैं बहुत ही आपको बहुत स्ट्रांगली कह सकती हूँ कि जो डिफिकल्ट होगा ना, वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो जो बाकी लोग अपीयर हो रहे हैं ना, ये उनके लिए भी डिफिकल्ट है। तो वहां पे आपको बहुत स्मार्टली एक्ट करना है, पैनिक नहीं होना। जो बच्चा पैनिक हो जाता है ना, वो फिर रेस से आउट है। आपको बहुत स्मार्ट चॉइसेस, स्मार्टली बहुत बिहेव करना है। उस स्थिति में जो डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो पहले आसान वाला कर लीजिए, और जो डिफिकल्ट है वहां पे अगर आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको आराम से जो आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं, जहां पे आपको एकदम आप कॉन्फिडेंट है, पहले उन पे फोकस करिए। और देखिए, आपने अगर प्रयास किया है, मेहनत किया है, तो एक बात तो ध्यान रखनी है, अगर इंसान मेहनत करता है तो पूरी कायनात आपको सक्सेस दिलाने में जुट जाती है। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी तो एमपी आया है आपके पास, अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को एमपी जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो हम एक नया क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं 21 से, जो कि लगभग 19 दिन का होगा, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर another video.